दिनेश के ऊपर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। यूक्रेन के अंदर जो हालात हैं अब 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि क्या फ्रस्ट्रेशन में पुतिन कोई टैक्टिकल एटम बम का यूज़ कर सकते हैं। अभी टैक्टिकल जो एटम बम है वो छोटे किस्म के होते हैं और जो बड़े किस्म के जो एटम बम होते हैं उससे थोड़े अलग होते हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें डिले होती चली जा रही हैं, संभावनाएं बनती जा रही हैं कि शायद फ्रस्ट्रेशन के अंदर पुतिन कुछ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन को तो अब जीत पाना मुश्किल लगता है, क्योंकि हथियार उनके पास आ रहे हैं और यूक्रेन के लोग, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो तो फ़िलहाल तो सरेंडर तो करेंगे नहीं। सरेंडर करेंगे नहीं तो वो एक क्वैगमायर है, एक दलदल है, फंस चुका है रशिया। ये अफ़गानिस्तान बन गया है, जहाँ 12 साल बाद रशिया झुंझला कर सरेंडर करके अफ़गानिस्तान से निकला था। अल्टीमेटली यही हाल होगा कि रशिया को यूक्रेन से भी सरेंडर करके जाना पड़ेगा। लेकिन अपनी झुंझलाहट में हो सकता है कि मैं तो निकलूँगा, मेरी तो इंसर्ट है, तो मैं इसको बर्बाद क्यों ना कर दूँ। तो वहाँ पर वो टैक्टिकल जो छोटे एटम बम होते हैं उसको घुटने पर लाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। पर जहाँ उसने एटम बम का इस्तेमाल किया, भले टैक्टिकल जो छोटे वाले होते हैं, मुझे लगता है कि रशिया उसके बाद कभी ज़िंदगी में ऊपर उठ नहीं पाएगा। उसका हाल शायद ऐसा होगा कि मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया में कभी कुछ कर पाएगा। नेटो देशों से यूक्रेन को तो हथियार मिल रहे हैं। रशिया रोज़ विरोध कर रहा है कि हम ये हमारे खिलाफ माना जाएगा, लेकिन वेस्टर्न वर्ड सुनने वाला नहीं। लगातार हथियार यूक्रेन को देता चला जा रहा है। वो पुतिन परेशान है कि इन हथियारों से निपटा कैसा जाए। यूक्रेनियंस का जो मनोबल है बहुत मजबूत है, जो मेंटल मेकअप है बहुत मजबूत है, वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की का पर्सनैलिटी ऐसा है जो अपने आप में जो शायद काफ़ी बड़ा है, और अभी कुछ महीनों में हो सकता है फिनलैंड और स्वीडन भी बहुत जल्दी नेटो के सदस्य बन जाए। हालांकि धमकी तो दी है। अब अमेरिका रूस में जो न्यूक्लियर हमला कौन कर सकता है, वो तो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। और कुछ हमेशा प्रेसिडेंट के साथ में ख़ास लोग होते हैं जिनके पास इस किस्म के क्या कहते हैं ब्रीफ केस होते हैं। इसे न्यूक्लियर फुटबॉल भी कहते हैं। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास भी ऐसा कुछ न्यूक्लियर ब्रीफ केस होता है, लोग कहते हैं। और किसी भी अगर नौबत आ जाए तो ब्रीफ केस का जो अलर्ट जो होता है वो दिया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी वजह ऐसी हैं जिसकी वजह से पुतिन जो है टैक्टिकल एटम बम का यूज़ शायद नहीं कर पाएंगे, डर जाएंगे। डेटरेंट के रूप में ठीक है, बोलने को अच्छा है, लेकिन रूस का अगर परमाणु बम यूज़ करता है तो फिर नेटो देश चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के पास बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार हैं और युद्ध छिड़ सकता है, थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। लेकिन पुतिन थर्ड वर्ल्ड वार शुरू नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें उनका पूरी बर्बादी हो जाएगी। वैसे भी रशिया आधा बर्बाद हो चुका है इस टाइम। पुतिन अक्सर दावा करते हैं कि यूक्रेन रूस का हिस्सा है, लेकिन वो गलत है। वो एक सॉवरेन कंट्री है इस टाइम। तो ऐसे में अगर वो कहता है कि वो हमारा हिस्सा है तो फिर उस पर हमला करना अपने देश पे हमला करने जैसा होगा। तो रूस के लिए बड़ी अजीब स्थिति होगी और रूस के जो नागरिक है वो भी इस बात को नहीं मानेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस के एक ऐसा ना करने की वजह चाइना भी हो सकता है, क्योंकि चाइना रूस के साथ नो लिमिट एग्रीमेंट भी कर चुका है। और अगर रशिया इस्तेमाल करता है तो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं, और चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगती है चाइना तो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा तो बिजनेस ही वेस्ट के साथ है। अब यूक्रेन से युद्ध शुरू होने से पहले रूस ने कई बार कहा कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसकी आइडेंटिटी को, उसको खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन को तो जीत नहीं पाया। फिलहाल अस्तित्व को खतरा तो है नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी दुनिया भर में जो कंट्री हैं उनके पास, जो 9 कंट्री हैं उनके पास 12 से 13 हज़ार न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसमें टैक्टिकल बॉम्ब भी हैं और बड़े बॉम्ब भी हैं। नॉर्थ कोरिया के पास अनुमान है 20 बॉम्ब्स हैं, इजराइल के पास 90, इंडिया के पास 160, पाकिस्तान के पास 165। लेकिन इंडिया के पास 160 फुल फ्लैश्ड बॉम्ब हैं। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी संख्या 165 में टैक्टिकल एटम बॉम्ब से कहा जाता है, छोटे एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ब्रिटेन 225, फ्रांस 290, चाइना 350। लेकिन चाइना मुझे लगता है इलीगली 1000 क्रॉस कर चुका है, खबरें आई हैं। अमेरिका 5500 और रशिया भी करीब 6000 के करीब। अब ये न्यूक्लियर वेपन दरअसल सामूहिक विनाश कर सकते हैं, ये कलेक्टिव डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इसको ओपनहेयर जो है अमेरिका के रॉबर्ट ओपनहेयर, जिनको परमाणु बम का फादर भी कहा जाता है, तो दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण
16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। टैक्टिकल वेपन क्या होते हैं? न्यूक्लियर वेपन दो किस्म के होते हैं, स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल। स्ट्रेटजिक एटम बम जो होते हैं बहुत भारी किस्म के होते हैं, लंबी दूरी तक तबाही मचा सकते हैं, मॉस्को से वाशिंगटन तक या उससे भी आगे तक दागा जा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन छोटे होते हैं, कम दूरी में तबाही मचाते हैं और कुछ किलोमीटर के दायरे में उनकी तबाही होती है। इनका इस्तेमाल अक्सर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल्स हैं, उनके लिए किया जाता है। और टैक्टिकल जो एटम बम होता है 1 किलोटन से 100 किलोटन का होता है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 15 किलोटन और नागासाकी पर 21 किलोटन वाला परमाणु बम गिराया था, तो टैक्टिकल कह सकते हैं उसको। अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। हिरोशिमा में 1.5 लाख और नागासाकी में करीब 70,000 लोगों की मौत हुई थी। एग्जैक्टली 1,40,000 हिरोशिमा में और 70,000 नागासाकी में लोग मारे गए थे। तो टैक्टिकल जो बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल छोटे बम और मिसाइलों के द्वारा भी किया जा सकता है। अब ऐसे परमाणु हथियार भी बनाए जा चुके हैं जो स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल दोनों किस्म के एटम बम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अमेरिका का B-61 एटम बम। कोल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे वेपन बनाए गए लेकिन कभी इस्तेमाल तो हुआ नहीं। अब टैक्टिकल वेपन जो होते हैं बेसिकली स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल दो के लिए होते हैं कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन थोड़े कम वजन के होते हैं और ये जो स्ट्रेटजिक होते हैं भारी वजन के होते हैं। तो छोटा टैक्टिकल 1 किलोटन का हो सकता है और बड़ा 100 किलोटन का हो सकता है। उससे बड़े होंगे तो फिर वो स्ट्रेटजिक एटम बम के अंदर आ जाते हैं। माना जाता है कि रूस के पास कुछ ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो 2000 टैक्टिकल, करीब रूस के पास 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं 6000 में से। और इनके पास छोटी छोटी जगह पर स्ट्राइक करने की काफ़ी क्षमता होती है और उसको युद्ध के मैदान में तोप के गोले के रूप में दागा जा सकता है। टॉर्पीडो से, पनडुब्बियों से भी छोड़ा जा सकता है, जहाज़ों से छोड़ा जा सकता है। कहा जाता है कि रशिया के पास 6000 में से करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है और बाकी स्ट्रेटजिक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका यूज़ होगा। मैंने आपको डिटेल तो यहाँ बता दी है। यूज़ हो सकता है क्या इसका? अभी डिपेंड करेगा कि पुतिन का पागलपन कहाँ तक पहुँचता है, वो क्या कर सकता है। और अगर उसको लगेगा कि वो क्वैगमायर में फंस गया है, दलदल में फंस गया है, बाहर नहीं निकल सकता, तो अपने आप को बचाने के लिए फिर वो शायद किसी भी लिमिट तक जा सकता है। तो आज इंसान पागलपन में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रुकना तो पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि अगर उसने एक बार को इस्तेमाल कर लिया तो फिर रशिया के लिए बर्बाद होने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। हो सकता है अमेरिका और यूरोप भी बर्बाद हो जाए, पर रशिया पूरा बर्बाद हो जाएगा, उसमें कुछ बच नहीं पाएगा। और हो सकता है रशिया के उसके बीच और 20 टुकड़े हो जाएं, छोटे छोटे देश बन जाएं, और ये पॉसिबिलिटी है उसके अंदर देखा जाए तो। ये था एक हमारी ओर से प्रेजेंटेशन, और आप बताइए आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।